नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वीर बाल दिवस पर सिख गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को देश कर रहा है याद। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। साहिबजादों के बलिदान को बताया राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय। युवाओं के मार्च पास्ट को भी दिखाई झंडी। नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड पर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का यह है प्रमाण। हिंदू धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, इंडी गठबंधन के नेता संस्कार नहीं समझेंगे क्योंकि उनके विचार तुष्टीकरण पर हैं आधारित। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। ममता को मात देने के लिए रणनीति पर होगा मंथन। तमिलनाडु दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का लेंगी जायजा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से शुरू। 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ 2 निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाना शुरू हुआ। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा
कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा तब तक दुनिया ने भी हिंदुस्तान को, भारत को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अब समय बदला है और दुनिया भारत की ओर आशा और उम्मीदों के साथ देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। विजय ध्वजा उड़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कहीं परिणाम था। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर्स एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे कि स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कभी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। कुछ दूसरी अहम खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वीर बाल दिवस पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूं। सर्वोच्च साहस के साथ वे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वीर बाल दिवस के अवसर पर धर्म, राष्ट्र व मातृभूमि की रक्षा में गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। उनका त्याग, बलिदान और समर्पण युगों युगों तक प्रेरणादायी रहेगा।
और वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाए जाने पर विभिन्न देशों के सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। सिख समुदाय के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। मोदी जी वालों भारत सरकार दे वालों गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार रैसल खेमा विखे अज दे प्रोग्राम उलीके गए। आप सब सिख संगतां ने वड्डी गिनती दे विच पहुंच के गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार रैसल खेमा विखे शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम करदियां होइयां सीस झुकांदियां होइयां अज दे महान समागमां दे विच हाਜ਼ਰੀਆਂ भरियां। बहुत धन्यवाद करना चाहना वा जिन्हों ने छोटे साहिबजादे ते वड्डे साहिबजादे दे इस पवित्र दिहाड़े नूं याद रखिया। अज बेगमपुरा साहब गुरुद्वारा न्यूजीलैंड के बाहर खड़ा हाँ तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ जिन्हों ने साडे 4 साहिबजादे की शहीदी नूं बहुत ऑनर दिता ते उन्हां दे सैक्रीफाइस नूं एक्नॉलेज किया। राष्ट्रीय दिवस वजों मनाउण दी घोषणा की है और उस दे नाल की है कि जिन्ने भी देश भर के स्कूल है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ शहादत वाले दिन साहिबजादे की शहादत के बारे जिन्हां स्टेटां ਦੇ ਵਿੱਚ लोग नहीं जानते जिन्होंने सिक्खी इतिहास बारे नहीं पता है उन्होंने भी पता चलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के इस गलों धन्नवादी हाँ कि उन्होंने जदों के प्रधानमंत्री बने ने इंडिया के विच इक्को एक छुट्टी हुई आ उन्होंने इक्को छुट्टी का ऐलान किया इंडिया के विच जिहड़ा वीर बाल दिवस के मौके पर। मैं समझदा कि ये सिख कौम नूं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवादी होना चाहिए। मैं कनेडा की संगत वालों उन्हां दा इस गलों धन्नवाद करदा। तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद साडे भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जिन्होंने कि एक इतिहासिक कदम चुक्या साडे सिखां दे वास्ते कि नेशन वाइड इसनूं एक बाल दिवस के रूप में मनाया। बढ़ेंगे आगे। भारतीय नौसेना अब से कुछ ही देर में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये आयोजन 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से तीसरे को नौसेना में औपचारिक तौर पर शामिल करने का प्रतीक है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के सांस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि बेड़े में शामिल किए जाने से पहले किसी भी स्वदेशी युद्धपोत के लिए पहला था, जो नौसेना के युद्ध प्रभावशीलता और अपने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों में विश्वास पर जोर का प्रदर्शन है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद आईएनएस इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने पिछले महीने 28 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया था। कमिश्निंग के बाद आईएनएस इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7,400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का भी जीता जागता प्रमाण है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है,
डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की। समारोह में 1216 अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। साथ ही बेस्ट पीएचडी थीसिस अवॉर्डी और 3 मेडलिस्ट को पुरस्कृत भी किया गया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। A convocation, a milestone in life journey, is not end of your pursuit of knowledge and learning. The learning shall and must continue throughout the life. You are stepping out into the world equipped with knowledge and skills, ready to face new challenges. Avail the opportunities and make your mark. Remember, you are capable of accomplishing incredibly, and so script and execute your own success story. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री ने कल रूस के प्रमुख रणनीतिकारों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने पुनर्संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में भी बात की। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मेंटुरोव के साथ भी आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और कहा है कि हिंदू धर्म को उन्होंने एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और पीएम मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आरपी सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है। परंतु वो तो हिंदू को, सनातन को गाली निकालते हैं। वो तो यही कहते हैं कि राम हुए नहीं, तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने उन्होंने ऐसे बयान देने से मना किया था, लेकिन वो अखिलेश यादव की भी बात नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं। ये भाषा बोलता है जिससे कि
हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है और फिर भी नहीं मानता है। और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का। और यही नहीं, इससे पहले भी कुछ नेताओं के उत्तर भारतीय सनातन विरोधी बयानों पर नजर डालें तो कुछ दिन पहले डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी बोलने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहां कंस्ट्रक्शन मजदूर या सड़कों और शौचालयों की सफाई का काम करते हैं। वहीं इसी शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके के डीएनवी सेंथिल कुमार ने कहा कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में ही है, जिन्हें हम आम तौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। इसके अलावा सितंबर महीने में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और राज्य के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक प्रायोजित सनातन उन्मूलन परिसंवाद कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर एक बांटने वाला विचार है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने कहा था कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है वो बीमारी के समान है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ ममता बनर्जी को मात देने पर भी मंथन होगा। इससे पहले अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत में मत्था टेका। और बाद में अमित शाह और जेपी नड्डा ने कालीपीठ शक्तिपीठ में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेताओं का प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने और आईटी और सोशल मीडिया मीट में भाग लेने का कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी प्रोसेनजीत बख्शी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रोसेनजीत, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और सबसे पहले तो यही कि अब कुछ ही महीनों के बाद सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव से ऐन पहले इतने बड़े दो नेताओं का बंगाल की धरती पर बंगाल के राज्य का दौरा करना क्या कुछ संकेत दे रहा है चुनाव के दृष्टिकोण से? पहले तो असीम ये बता दें कि जो कोर ग्रुप की मीटिंग के बारे में बता रहे थे वो करीब करीब शुरू हो चुकी है। ओके। दोनों नेता ही होटल पहुंच गए हैं और बाकी नेता पहुंच चुके हैं जो कोर ग्रुप। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है असीम, मैं अगर बताऊं तो ये पूरे देश को, ये दो दिग्गज नेता जो आने वाले चुनाव में बीजेपी को नेतृत्व देने वाले हैं प्रधानमंत्री के अलावा, ये दोनों 23 और 24 तारीख की जो मीटिंग है, मतलब जेपी नड्डा के बुलाए दिल्ली की केंद्रीय दफ्तर में हुआ, उसके बाद इन्होंने सीधा बंगाल पहुंचे, बाकी किसी भी प्रदेश में नहीं जी। तो ये साबित करता है कि बंगाल की 42 सीट्स जो है और इसका क्या मायने रखता है बीजेपी के सामने। पिछले बार जिसमें से 18 सीटों में ये लोग जीत हासिल कर पाए थे, तरफ जो ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन की जो बाकी घटक दल है, मतलब वाम मोर्चा और कांग्रेस की जो एक मोर्चा बनने का उम्मीद कम से कम इंडी जोट के लोग। और प्रोसेनजीत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। प्रोसेनजीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट इस वक्त मुंबई में हो रहा है। मुंबई में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आईएनएस इम्फाल की कमिश्निंग की ये सीधी तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब इंफाल के कमान अधिकारी कैप्टन कमल कुमार चौधरी विभागाध्यक्षों और सीनियर मोस्ट मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर से परिचित कराए जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri is now being introduced to the commanding officer and heads of department designate officers and senior most Master Chief Petty Officer of Imphal. सभी सज्जनों से अनुरोध है कि वो खड़े होकर माननीय रक्षा मंत्री का अभिनंदन करें। All gentlemen are requested to rise and greet the Honorable Raksha Mantri. तो ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं, जहां आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग की ये सीधी तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा आईएनएस इम्फाल। भारत की अग्रिम रक्षा पंक्ति, और न सिर्फ अग्रिम रक्षा पंक्ति बल्कि नौसेना हमारी और भी ताकतवर आज के बाद से हो जाएगी। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग की ये तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है, और इसका निर्माण से एक और चीज़ जो स्पष्ट होती है वो है आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि 75% से भी अधिक सामग्री का निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया है इस आईएनएस इम्फाल के निर्माण में। और इम्फाल की लंबाई हमने आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं 163 मीटर। 7000 हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मुंबई से मौजूद है। श्यामा, देश की रक्षा पंक्ति के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग, आज के बाद से भारत की रक्षा पंक्ति नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल असीम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हर साल लगभग हम देख रहे हैं कि 2021, 2022 और अब 2023 का जो अंत रहा है वो भारतीय नौसेना के लिए और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, इसकी जो नौसेना है, इसकी जो पोत है, सबसे पहले विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद मोरमुगांव और अब इम्फाल का अनावरण होने जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में जो ये प्रोसीडिंग है, जो सेरेमनी है, उसे शुरू की जाएगी। और देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में सीएनएस भी पहुंचे हुए हैं, सीएनसी भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और सभी जो गणमान्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कलर सेरेमनी शुरू की जाएगी, साथ ही जो आईएनएस इम्फाल का जो वारंट है वो दिया जाएगा, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो कैप्टन हैं के चौधरी, उन्हें, और उसी के साथ में जो वारंट है वो पढ़ा जाएगा। और फिर साथ में राजनाथ सिंह को जो 50 क्रू की टीम है उन्हें सलामी दी जाएगी, और साथ ही फिर वो उस शिप के राउंड पे जाएंगे, और ऐसे इस तरीके से पूरा सेरेमनी होगा। अब महत्वपूर्ण ये बात है कि आप जो शिप देख रहे हैं फिलहाल आईएनएस इम्फाल, कुछ समय में अभी तो ये फिलहाल इम्फाल है, यार्ड इसे नाम दिया गया है, 368 है, लेकिन कुछ ही समय में ये आईएनएस इम्फाल हो जाएगा। और इसी के साथ ही नौसेना की, भारतीय नौसेना की जो ताकत है और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 72% इंडिजिनस कंपोनेंट दिया गया है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये एक उत्तम उदाहरण है। इसके अलावा ये जो शिप है, इसने जब से इसे डिलीवर किया गया है, जब से इसकी पहली बार कील ले की गई है, उससे अब तक सबसे कम समय में ये भारतीय नौसेना के पास में डिलीवर हुआ है। कील लेइंग की जब हम बात करते हैं तो ये 2019 में हुआ था, और अब से लेके 2023 में आप काउंट कर सकते हैं कि कितना कम समय है। अमूमन हम देखते हैं कि 11 से 12 साल के ऊपर ही इसका समय होता है कि कोई भी शिप के लिए लगता है, लेकिन ये क्योंकि आत्मनिर्भर भारत। DK त्रिपाठी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ HQ WNC, वाइस एडमिरल किरण देशमुख CWP&A,
Vice Admiral Sanjay Bhalla, Chief of Staff, HQWNC, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, flag officers, senior officers from MOD, former CMDs, former and current directors and CVO of MDL, captains of Indian industry, formidable crew of Imphal, brilliantly led by the commanding officer designate Captain Kamal Chaudhary, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very good afternoon. नदी सा चल, सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे, अभी पूरा जहान बाकी है. It is indeed a matter of distinct honor, pride and privilege for me to accord a warm welcome to the Honorable Raksha Mantri ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Imphal, the third ship of Project 15 Bravo guided missile destroyers. The commissioning of INS Imphal is a celebration of our glorious maritime heritage and the rich shipbuilding tradition. As a follow-on of the prestigious Kolkata-class destroyers, this ship is once again a powerful testimony to the indigenous design and build capability of frontline warships by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. Imphal, like the first two ships of the project, INS Vishakhapatnam and INS Marmugao, is sure to draw global attention due to her sheer size, ordnance delivery potential, and multi-dimensional capabilities with embedded quality certification at every stage, from design to construction and trials. The ship boasts of several new design features, giving her enhanced operational capabilities in terms of survivability, stealth, seakeeping, ship handling, and state-of-the-art weapons sensor fit. Imphal is the first amongst all Project 15 Bravo ships which is fitted with upgraded BrahMos missiles, having dual-role capability of long-range and land attack. Imphal is also the first naval warship being commissioned with accommodation for women officers and sailors. India has everything it takes to be a warship building superpower. With the springboard of design expertise at the Indian Navy's Warship Design Bureau and an accumulated indigenous experience of building successful warships by shipyards like Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. It gives me immense pleasure to report that the tone and tenor of the D448 reading of Imphal, with only 37 liabilities to be liquidated, is a vast improvement compared to the earlier delivered destroyer, INS Vishakhapatnam, with a total of 150 D448 liabilities, a significant reduction of more than 75% with respect to first of class. These figures are truly impressive, considering the volume of the ship and vast number of systems functioning on board. Furthermore, MDL not only completed the sea trials with fewer number of sorties in comparison with the earlier ships, but also carried out a number of trials that are traditionally done post-commissioning. तो ये बीत रहा साल 2023 भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय रक्षा पंक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल. जाते जाते INS इम्फाल इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में आज वो शामिल होता जा रहा है. और आज अब से कुछ ही देर के बाद इस कार्यक्रम को एक बार फिर से आपको दिखाएंगे जब रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. बढ़ेंगे आगे. और आज हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं. हमारे सहयोगी प्रसेनजीत लगातार कोलकाता से बने हुए हैं. प्रसेनजीत, आप अपनी बात पूरी कीजिए. और आप बता रहे थे कि न सिर्फ ये बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. 48 छोड़ दें तो बंगाल तीसरी सबसे बड़ी प्रदेश है जहां पे इतने सारे संख्या में लोकसभा की सीट है, और जिसमें से 2019 के चुनाव में भाजपा को 18 सीट मिलने का जो मौका मिला था, वो ऐसा है कि आने वाले चुनाव में वो 18 से कम तो नहीं होना चाहेंगे, वो इससे ज्यादा होना चाहेंगे. और अमित शाह और JP नड्डा ने 35 सीटों का एक आंकड़ा सब लोगों के सामने रखे हैं, अपने कार्यकर्ता के सामने रखे हैं. तो मतलब आने वाले चुनाव में जो 400 की पार बोल के बीजेपी की तरफ से स्लोगन रखा गया है, नारा रखा गया है, उसमें बंगाल की ये 42 सीट काफी महत्वपूर्ण है. और जहां जो सीट बीजेपी की एक होस्टाइल जमीन पर है, मतलब ये यूपी जैसा नहीं है जो बीजेपी की पकड़ में है, जो ये महाराष्ट्र जैसा नहीं है जो जहां पे बीजेपी की दबदबा है,
यहाँ पे बीजेपी को माना जाता है, खासकर से 2021 की विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी ऐसा स्थिति में नहीं है जो 2019 में थी। तो इस स्थिति को फिर अपने कब्जे में लाने के लिए पहला जो सफर है जेपी नड्डा और अमित शाह जी बंगाल में है, और बंगाल 2024 चुनाव की शुरुआती दौरा है इन दोनों का। चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा इस वक्त, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चक्रवात मिचोंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु पहुंच चुकी हैं। निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थुथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य का 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किस्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किस्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। राज्य की DMK सरकार कह रही थी कि केंद्र ने केवल तमिलनाडु के लिए SDRF का हिस्सा ही जारी किया था और बारिश राहत उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF से कोई सहायता जारी नहीं की। वहीं नौसेना, NDRF और अन्य राहत एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। और वहीं मुख्य विपक्षी दल AIADMK की कार्यकारी समिति और सामान्य परिषद की चेन्नई में बैठक जारी है, जिसमें AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीसामी ने पार्टी की सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति की बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। इस साल मार्च में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता AK पलानीसामी के AIADMK के महासचिव के रूप में चुनाव के बाद होने वाली ये पहली EC और जनरल काउंसिल की बैठक है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें दिल्ली के नज़दीक गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद भी शामिल हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भेजी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सहित देश में 469 जिलों में फ्लोराइड और 230 जिलों में आर्सेनिक की अधिकता मिली है। NGT ने यूपी सहित 27 राज्यों के मुख्य सचिव के साथ CGWA, केंद्र सरकार के सचिव वन और पर्यावरण को इसकी रोकथाम और बचाव के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई 15 फरवरी को होगी। NGT को 18 दिसंबर को सौंपी रिपोर्ट में CGWA ने माना कि पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मौजूदगी लोगों की सेहत के लिए खतरा है। उत्तराखंड के रुड़की में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रुड़की में ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 8 श्रमिक घायल हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लहबोली गांव में सवानी ब्रिक पर करीब 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे थे। इस समय भट्टे पर कच्ची ईंटों की भराई का काम चल रहा है। घोड़ा बुग्गी से श्रमिक ईंटों को भट्टे के अंदर ले जाकर उनकी दीवार बना रहे थे। इसी बीच कच्ची ईंटों की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ईंटों के नीचे दब गए। राहत और बचाव का काम जारी है।
और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4170 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी जा रही है। और अब व्यापार जगत की खबरें। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 2024 में गति पकड़ने की उम्मीद है। बेहतर व्यापक आर्थिक आंकड़े और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ आकर्षक पीएलआई योजना के कारण अधिक संख्या में विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित होंगी। कई देशों के बीच तनाव और बाधाओं के साथ वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में सख्ती के बीच भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार लगातार एफडीआई पॉलिसी की समीक्षा करती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी किया जाता है। सिंह ने कहा कि 2014 से 2023 की अवधि में एफडीआई लगभग 596 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2005 से 2014 की तुलना में लगभग 2 गुना है। उन्होंने कहा कि ये रुझान पॉजिटिव है, सकारात्मक है और भारत अभी भी विदेशी कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है। सिंह ने कहा कि औषधि, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के कारण कई क्षेत्रों में एफडीआई बढ़ा है। और वहीं भारत का रुपया भी अब वैश्विक स्तर पर एक कदम आगे बढ़ गया है। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से कच्चे तेल डॉलर या फिर किसी अन्य विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पेमेंट कर खरीदा गया है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि तेल सप्लाई करने वाले बाकी देशों के साथ भी इसी प्रकार डॉलर या अन्य विदेशी करेंसी की बजाय रुपए में पेमेंट करने को लेकर बातचीत चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है। हालांकि पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर की जगह रुपए में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में आरबीआई ने भी कदम उठाए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से आयात किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपए में किया गया। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि में जो धन का प्रवाह है वो दोगुना होकर 6.11 अरब डॉलर हो गया है, जो कि ठीक एक साल पहले इसी अवधि में 3.05 अरब डॉलर था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रवासी खातों में इनफ्लो जो है वो अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान 2.06 अरब डॉलर बढ़ी है, जबकि 2022 की समान अवधि में निकासी 814 अरब डॉलर थी। अक्टूबर 2023 के अंत तक कुल मिलाकर एनआरआई जमा करीब 143.81 अरब डॉलर रहा, जो कि सितंबर 2023 के 143.07 अरब डॉलर की तुलना में ज्यादा है। इसमें एक साल पहले के 132.66 अरब डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी सामान्य खातों में रुपए में धन जमा किया जाता है और इसे मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है। अक्टूबर 2023 में एनआरओ जमा 25.48 अरब डॉलर हो गया, जो कि सितंबर 2023 में 25.32 अरब डॉलर और एक साल पहले की समान अवधि में 21.79 अरब डॉलर था। जुलाई 2022 में एनआरआई खातों में धन की आवक बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। इसमें एफसीएनआर और एनआरआई जमाओं में ब्याज दरों की सीमा में ढील दिया जाना और 4 नवंबर 2022 तक बढ़ी जमा राशि के लिए नकद आरक्षी अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने में छूट दिया जाना शामिल है। कुछ तकनीकी बातें हो गई, हम आगे आपको इसको और भी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या कुछ मायने हैं।
फिलहाल बढ़ेंगे आगे। सरकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पहचान किए गए 5 लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना की सरकार के साथ अन्वेषण और विकास समझौता करने की योजना बना रही है। केंद्र इन खदानों के अन्वेषण और विकास के लिए 5 साल के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद महत्वपूर्ण खनिजों की सोर्सिंग के लिए विदेशी साझेदारी पर हस्ताक्षर करने का यह भारत का दूसरा प्रयास है। साल 2022 में भारत ने 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट सहित 5 ब्लॉक का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक हासिल करने का प्रयास स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करने में भारत की आत्मनिर्भरता को बेहतर करेगा। भारत ने 29 नवंबर को महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के लिए अपने अभियान की भी शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 2 लिथियम ब्लॉक को भी बोली के लिए उपलब्ध कराया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब नजर डालेंगे खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। और खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुचित्रा, नमस्कार। शुक्रिया सीम। और इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज जो आज से शुरू हो रही है उसमें दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है। बारिश की वजह से मैदान गीला था, आउटफील्ड गीला था, जिसकी वजह से टॉस में और इस मैच के शुरू होने में कुछ देरी हुई है। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह की ये सीरीज रहने वाली है। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम और सुचित्रा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आप सीधे चलेंगे आप मुंबई, जहां INS इम्फाल की कमिश्निंग की सेरेमनी इस वक्त हो रही है। कमिश्निंग पेनेंट को मास्ट पर फहराया जाएगा और यार्ड 12706 को भारतीय नौसेना पोत इम्फाल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। On the announcement of 1 minute for colors, I would request all of you to please rise and face the ship for the colors ceremony. During colors, personnel in uniform are to salute. निशान के लिए 1 मिनट की घोषणा पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर देखें। निशान के दौरान वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे निशान को सलामी दें। देवियों एवं सज्जनों, निशान समारोह अब शुरू होगा। Ladies and gentlemen, the color ceremony will start now. निशान श्रीमान पलट बजाओ। निशान चढ़ाओ। राष्ट्र
देवियों और सज्जनों, गर्व से आपके सामने है भारतीय नौसेना पोत इंफाल। Ladies and gentlemen, we proudly present to you the Indian naval ship Imphal. मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी जगह की ओर प्रस्थान करें। निशान गार्ड अब हेलीकॉप्टर डेक से मार्च करेगा और बाहर निकलते समय माननीय रक्षा मंत्री को सलामी देगा। May I request all guests to please take your places. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. एक बार बचेगा बट देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब सभा को संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now address the gathering. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, श्री संजीव सिंघल सीएमडी मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी सी वेस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल किरण देशमुख कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, कमांडिंग ऑफिसर INS इम्फाल कैप्टन के चौधरी, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, आज INS इम्फाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, INS इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है। इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। INS इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह का प्रताप INS इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से INS इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है
उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। आप जब आईएनएस इंफाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आईएनएस इंफाल पर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को एल&टी ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को बीएल ने इंस्टॉल किया है। और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। साथियों, एमएसएमई से भी इनपुट्स इसमें हासिल हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से आईएनएस इंफाल का निर्माण हुआ है। यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से, यानी कॉन्ग्लोमरेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की। आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे। वरुण देवता में जल शक्ति थी, पवन देवता में वायु की शक्ति थी, अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी, देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था। लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे। और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ, जिन्होंने दानवों का वध किया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसी बात को हम ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से आईएनएस इंफाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए इस देश का कोई भी वर्ग हो, किसान से लेकर मजदूर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, साइंटिस्ट टेक्नीशियन से लेकर वॉरियर्स तक, सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो सके। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिंधुदुर्ग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं नेवी के साथियों से मिला था, उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे भी मौजूद थे। तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी कि एक लंबे समय तक वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जो दी जाती रही है, जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था, किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों,
यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है, बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर आदि भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं। यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी, हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं तो यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है। यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील ढाल रहा है, उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है, तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है। इसलिए मैं देश के सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं। इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें। आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रख कर करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे इस संबंध में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहाँ पर करना चाहूँगा। यह कहानी है 3 मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था। राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है। तीसरे मजदूर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उसने कहा कि वह पत्थर को एक आकृति दे रहा है जिससे वह एक विराट और सुंदर मंदिर के निर्माण में अपना एक योगदान दे रहा है। अब साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का, लेकिन उनका नजरिया कितना अलग अलग था। इसी प्रकार जब हमारे किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो यह बात निकलकर सामने आती है कि आप काम तो अपना अपना ही कर रहे होते हैं, पर आपका नजरिया क्या होता है, आपकी भावना क्या होती है, यह डिसाइड करता है कि आपके राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा। यहां हम सब अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लेबरर्स की नेशनल स्पिरिट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सभी लोग जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेनाओं की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं, यह लोग इस तरह से हमारे सैनिकों के समान ही हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि INS इम्फाल की नौसेना में कमीशनिंग पर MDL के सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं वह सभी बधाई के पात्र हैं। तहे दिल में उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, INS इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में INS इम्फाल जल में व यश्य बल में व तस्य, यानी जिसका जल उसका बल कि हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। बहनों भाइयों, अंत में अपनी बात समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV
साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम सब इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में एक साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे को, जिन्होंने सारी व्यस्तताओं के बावजूद यह फैसला किया कि चूंकि हमारी यह सेना से संबंधित जवानों का यह फंक्शन है और हमारे देश की एक वारशिप की लॉन्चिंग आज है, इसलिए उन्होंने पूरा समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उन्होंने कोशिश की है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद। बोलिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री अब जहाज की पट्टिका का अनावरण करेंगे। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि वे बैठे रहें। देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना पोत इंफाल और इस क्षण को संभव बनाने वाले सभी कर्मियों के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the chief guest will now proceed for a walk around of the ship, followed by exchange of mementos on forecastle. देवियों और सज्जनों, मुख्य अतिथि अब जहाज में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात फोक्सल पर स्मृति चिन्ह विनिमय का हिस्सा बनेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे थे। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग इस वक्त हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस खास कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और जब वो संबोधित कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर का पूरा जो क्षेत्र है, इंडियन ओशियन, उसके तमाम जो मित्र राष्ट्र हैं, भारत उन तमाम देशों के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक ज़माने में पूरे इस इलाके में भारत वाकई एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। और एक बार फिर से वही घड़ी, वही समय आ गया कि जब एक बार फिर से भारत ने ये कह रहा है कि हम पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी हमारे देश हैं, मित्र देश हैं, उन सभी का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है भारत। एक बात। दूसरी बात, रक्षा मंत्री ने यह भी कही कि इस पूरे ये जो सी लेन है वो कमर्शियली बहुत ही वायबल है। इसलिए भी राजनाथ सिंह ने यह कहा कि इस पूरे इलाके में इस सी लेन के जरिए जो नेवल कॉमर्स है, हम उसको और भी किस तरह से नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इस पर भी भारत का जोर रहेगा कि इस पूरे इलाके से जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो और भी आने वाले दिनों में बढ़े। इस बात पर भी लगातार भारत का जोर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग आज हो गई है। बढ़ेंगे आगे और इस इम्फाल के बारे में हम आपको बताएं तो युद्धपोत जो इम्फाल है वो भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक और एक नवीनतम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। तो आइए जानते हैं कि इम्फाल की विशेषताओं और इसके महत्व के विषय में।
भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है जिसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें एमएसएमई और डीआरडीओ सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी लंबाई 163 मीटर और वजन 7,400 टन है। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। ये सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इस युद्धपोत में एक आधुनिक निगरानी रडार भी है जो इसके हथियार प्रणालियों को लक्ष्य का डेटा प्रदान करता है। इसकी गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक NBC युद्ध के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। इसमें उच्च स्तर की स्वचालन और गुप्त विशेषताएं हैं जो इसकी युद्ध क्षमता को और उत्तरजीविता को और बढ़ाती हैं। इम्फाल के निर्माण और उसके परीक्षणों में लगा समय किसी भी स्वदेशी विध्वंसक के लिए सबसे कम है। इम्फाल युद्धपोत का निर्माण 19 मई 2017 को शुरू किया गया था और इसे 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतार दिया गया। इम्फाल 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ और बंदरगाह और समुद्र दोनों परीक्षणों में उत्तीर्ण रहा। 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी कर दी गई, जो इस आकार के बड़े जहाज के लिए सबसे कम समय सीमा है। इसके बाद नवंबर 2023 में विस्तारित रेंज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस बड़ी उपलब्धि के बाद INS इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने 28 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इम्फाल अमृत काल की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप विकसित भारत का सच्चा अग्रदूत है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जहाज के शिखर पर बनाए गए डिजाइन में बाईं ओर कंगला पैलेस और दाईं ओर कांगला सा को दर्शाया गया है। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित कांगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है, जो मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है। INS इम्फाल युद्धपोत की कमीशनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व और योगदान को रेखांकित करती है। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इन दिनों देश का राजनीतिक पारा उफान पर है। राजनीति में तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जिनमें देश को तोड़ने वाले और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान भी शामिल हैं। इसी मुद्दे पर वाराणसी से भाजपा के प्रभारी अरुण पाठक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर ने। वाराणसी लोकसभा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण पाठक जी। तो पाठक जी, ये दयानिधि मारन का जो बयान आया है यूपी बिहार के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से इस तरह के बयान देने वालों को? एक तो मैं काशी जो हमारा ज़िला है, मैं उसका भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ, लोकसभा का प्रभारी नहीं हूँ। और मैं खासतौर से आपने जो मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हजारों हजार साल से काशी की संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति आपस में मिली जुली और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर हम सब लोग एक हैं। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है, क्या उनकी आकांक्षा है, लेकिन ये मैं इसको मानता हूँ कि इससे खराब, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान और कुछ नहीं हो सकता है। जो पार्टियां हैं उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि भगवान श्री राम तो सबके हैं। एक ने कहा है कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे,
प्राण प्रतिष्ठा के दिन, एक ने कहा है कि निमंत्रण नहीं मिलेगा तो भी हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, क्योंकि राम सबके हैं। तो इस पर आप मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं उनके जो ससुर थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने राम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार किया था, उस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया था, पहले उस पर भी विचार करना चाहिए। और जो व्यवहार किया था उसके सार्वजनिक रूप से उसमें उन्होंने आज तक कहाँ और किससे माफ़ी मांगी है, किससे अपनी याचना की, ये भी इनको देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि राम सबके हैं और राम का जो भाव जिसके मन में रहता है, राम उसी भाव में उसके समक्ष उसके साथ वैसा व्यवहार भी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम। जय श्री राम। और कितनी खूबसूरत बात कही अरुण पाठक जी ने कि जिसने जिस राम को जिस रूप में देखा है, राम ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए हैं, उसी रूप में राम को पाया है। तो चाहे रावण हो, चाहे सबरी हो और चाहे बाली हो, जिसने जैसे राम को देखा वैसा ही अपने राम को पाया। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से ही देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के सरयू घाट और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की और साफ सफाई कर उनका हौसला बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हम सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और हम अयोध्या नगरी को पूरी तरह से साफ और सुंदर बनाएंगे। सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। फिर अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम भी है उनका सड़क मार्ग से। अयोध्या दर्शन के बाद एक विशाल जनसभा का भी कार्यक्रम है। तो सभी कार्यक्रमों को लेकर के जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं। चक्रवात मिचोंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का भी दौरा करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य का 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किस्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किस्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। और अब बात साल 2023 में देश की उपलब्धियों की। साल 2023 किसानों के लिए बेमिसाल रहा। जी हां, साल 2023 देश के किसानों के कल्याण और उनके विकास के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विस्तार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान किसानों के हित में नई नई नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ अन्नदाता को खेत से बाजार तक जोखिम कवर जैसी कई सहूलियत देने जैसे काम हुए। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। साल 2023 किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए बेमिसाल रहा। इस साल भर का आकलन अगर हम करें तो कई तरह की योजनाएं और नीतियां न केवल केंद्र के एजेंडे में रही बल्कि अन्नदाता का आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता में भी रहा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की 65% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, जिनकी आजीविका का मुख्य आर्थिक आधार खेती किसानी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, जिससे अन्नदाता के कल्याण और विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर लाई जा सकें। और अब इनका फायदा देश के गांव, गरीब और किसानों को मिल रहा है
और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। अलविदा होते साल 2023 के बारे में आकलन करें तो पूरे साल देश में किसानों को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। इस दौरान कृषि जगत को केंद्र सरकार ने कई सौगात दी। किसान प्रेरित योजनाओं का आगाज साल 2023 के शुरुआत में ही हो गया। केंद्रीय बजट में 2023-2024 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी गई और इसके बाद यह सिलसिला पूरे साल जारी रहा। साल भर में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। नवाचारों को बढ़ावा देते हुए ड्रोन तकनीक को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई और देश विदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसका लाभ फल एवं बागवानी से जुड़े किसानों को मिला। श्वेत क्रांति के बाद अब देश नीली क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। करीब 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे सहकारी समितियों की कार्यशैली में अधिक पारदर्शिता आई। भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही साथ किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों के शोषण से किसानों को राहत मिली है। देश में खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना में खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ साथ आय बढ़ रही है। देश के करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में 3 बार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता गत कई वर्षों से दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कुल 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के वक्त पर बड़ा आर्थिक सहारा बनी हैं। अगर साल भर का लेखा जोखा देखें तो सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुधन बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं से पूरे साल न केवल देश के अन्नदाता को लाभ मिला है, बल्कि कृषि लागत घटने से किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह कि साल भर में न केवल अन्नदाता के लिए कई तरह की नई नई नीतियां और योजनाएं सरकार ने बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका फायदा दिलाने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। वहीं सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं यूपी के गोरखपुर में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ आग का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। तो इसके साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।